ठंड के दिन चल रहे थे। गांव की उस पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब लेकिन मेहनती परिवार रहता था। शाम ढलते ही ठंडी हवाएं और तेज हो जाती। झोपड़ी की दीवारों के बीच पड़ी दरारों से बर्फ जैसी हवा अंदर घुसा। ससुर राजेश पुरानी घिसी पिटी रजाई में खुद को लपेटे कांप रहे थे। हाय भगवान, कितनी ठंड है, मानो कुछ देर में खून जमा देगी। एक तो ये टूटी फूटी झोपड़ी, जब देखो तब हर जगह से ठंडी हवाएं अंदर आती हैं। पास ही रजाई में दुबका पोता निशु सिसकते हुए बोला, दादाजी मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। फिर अचानक आवाज ऊंची करते हुए राजेश ने कहा, अरे बहू, चाय बनी या नहीं अब तक? हमारा ठंड से खून जमने के बाद बनाओगी क्या? रसोई के कोने में खड़ी विद्या चूल्हे के पास हाथ सेंकते हुए मन ही मन बड़बड़ाई, ला रही हूँ बाबूजी। हे भगवान, एक तो इस ठंड में सबके लिए चाय बनाओ, ऊपर से इनके ताने। चाय तैयार कर विद्या कपड़े में लपेटी केतली लेकर बाहर आई। उसने ससुर राजेश और सास कमला के सामने चाय रख दी। कमला ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ बहू, तू चाय ले आई। एक तो पूरे परिवार के लिए एक ही रजाई, उसमें हम सब ठूस कर बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद कमला, निशु और राजेश कड़कड़ाती ठंड में चुस्कियां लेते हुए चाय पीने लगे। गर्म चाय ने कुछ पल के लिए ठंड से राहत दी, मगर बाहर बहती ठंडी हवा अब भी हालात की याद दिला रही थी। उधर विद्या अंदर रसोई में अपने पति किशोर के लिए खाना तैयार कर रही थी। सूखी रोटियां तवे पर सेकते हुए उसका मन भारी था। तभी पीछे से किशोर की आवाज आई, आज क्या बना रही हो? विद्या ने धीमी आवाज में कहा, आज भी सूखी रोटी गरम कर रही हूँ, आज अचार के साथ खा लेना। किशोर का चेहरा उतर गया। उसकी उदासी विद्या से छुपी नहीं रही। उसने तवे से नजर हटाए बिना पूछा, क्या हुआ किशोर, काफी परेशान लग रहे हो? क्या फिर से सेठ ने पैसे काट लिए? किशोर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम गरीबों के नसीब में और क्या होता है विद्या। एक तो सेठ ठंड में जानवरों की तरह काम करवाता है और कई बार आधी दिहाड़ी काट लेता है। विद्या कुछ पल चुप रही। उसके पास दिलासा देने के शब्द तो थे, मगर हालात बदलने की ताकत नहीं। तभी बाहर से आवाज आई, अरे किशोर, जल्दी चल, वरना सेठ आज भी पैसे काट लेगा। यह किशोर का दोस्त मनोज था। किशोर जल्दी जल्दी बाहर जाने लगा। तभी विद्या कपड़े में लिपटा एक छोटा सा डिब्बा लेकर उसके पास आई। आते वक्त हो सके तो दाल, चावल, आटा कुछ ले आना। घर में जरा भी राशन नहीं बचा है। बच्चे सूखी रोटी खाने में बहुत नखरे करते हैं। किशोर ने सिर हिलाया, हाँ विद्या, ले आऊंगा। इतना कहकर वह मनोज के साथ काम पर निकल गया। ठंडी हवा में उसके कदम तेज थे, मगर मन भारी। पीछे झोपड़ी में खड़ी विद्या दरवाजे तक उसे जाते देखती रही। ठंड सिर्फ मौसम में नहीं थी, हालात में भी थी, और उसी ठंड से लड़ते हुए यह परिवार हर दिन जीने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही समय में किशोर और उसका दोस्त मनोज ठंडी हवा से जूझते हुए खेत की ओर चल पड़े। चारों तरफ कुहासा फैला हुआ था और कच्ची पगडंडी पर चलते हुए उनके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। आधे रास्ते में मनोज ने देखा कि किशोर बार बार गहरी सांस ले रहा है और उसकी चाल भी भारी हो गई है। मनोज ने उसकी ओर देखते हुए चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ रे किशोर, सेठ की कल की बात इतनी बुरी लग गई क्या तुझे? किशोर कुछ पल चुप रहा, फिर जैसे दिल का बोझ हल्का करते हुए बोला, परेशान हो चुका हूं यार। एक तो घर की हालत इतनी खराब है, ऊपर से ठंड की वजह से पूरा घर ठंडा हो जाता है। एक रजाई खरीदने के लिए तक पैसे नहीं है। मनोज ने बेबसी से सिर हिलाया और बोला, क्या ही कर सकते हैं किशोर, अपने पास दूसरा काम भी तो नहीं है। चल अब काम पे चलते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों खेत पर पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर किशोर का दिल और बैठ गया। सेठ एक कोने में खड़ा गर्मा गर्म गाजर का हलवा कटोरी में लिए मजे से खा रहा था। भाप उठता हुआ हलवा देखकर सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, गर्मा गर्म गाजर का हलवा, इस कड़कड़ाती ठंड में मजा आ जाएगा। तभी उसकी नजर किशोर पर पड़ी। सेठ के चेहरे पर ताना भरी हंसी आ गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे किशोर महाराज आ गए, जाइए खेत में काम करिए, बाद में शाम को गरीबी का रोना सुनना पड़ेगा हमें। सेठ के शब्द तीर की तरह
किशोर के दिल में चुभ गए। वह बिना कुछ बोले उदास मन से खेत की ओर चला गया। ठंडी हवा उसके कान काट रही थी, हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन वह मन लगाकर काम करता रहा। पूरे दिन उसने एक पल की भी सुस्ती नहीं दिखाई। धूप ढलते ढलते शाम हो गई। दिहाड़ी लेने के लिए किशोर का नंबर आखिर में आया। उससे पहले मनोज अपनी मजदूरी लेकर जा चुका था। कांपते हाथों से किशोर ने सेठ के सामने खड़े होकर कहा, मालिक, आज की दिहाड़ी दे दीजिए। सेठ ने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा, अरे मनहूस, एक तो लेट आया, पूरे मन से काम नहीं किया और मुंह उठाकर दिहाड़ी मांगने आ गया। इतना कहकर सेठ ने उसकी हथेली में सिर्फ 50 रुपए थमा दिए। किशोर कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। वह चुपचाप पैसे लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके कदम भारी रहे, आंखों में नमी थी और दिल में अपमान की आग जल रही थी। घर पहुंचते ही छोटा निश्चल सा निशु दौड़ता हुआ उसके पास आया और उत्साह से बोला, पापा पापा, आज आप क्या लाए हो? क्या आप सब्जी लेकर आए हो? क्या मेथी, पालक, आलू लाए हो? किशोर ने बेटे की आंखों में देखते हुए भारी मन से कहा, माफ करना निशु, बस दाल चावल लाया हूं, वो भी मुश्किल से। निशु का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को विद्या ने चुपचाप दाल चावल पकाए। चूल्हे की आग से उठती हल्की गर्मी में वह आंसू छुपाती रही। पूरा परिवार गर्मा गर्म दाल चावल खाने बैठा। निशु ने मुंह टेढ़ा किया, पर फिर भी बिना शिकायत किए खा लिया। खाना खत्म होते होते घर में सन्नाटा छा गया। सब अपने अपने दुख मन में दबाए लेट गए। ठंड और चिंता के बीच उस गरीब परिवार की रात एक और बोझिल रात बनकर रह गई। आज की सुबह काले परिवार के लिए नई नई मुसीबतें लेकर ठंडी हवा ऐसे चुभ रही थी जैसे सुइयां चुभा दी हों। टूटे फूटे घर की दरारों से बर्फीली हवा अंदर घुस रही थी। किशोर रोज की तरह काम की तलाश में बहुत सुबह ही निकल गया था। उसके कदम भारी थे, मन में चिंता भरी हुई थी, लेकिन पेट की आग और घर की मजबूरी उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर देती थी। घर में बची खुची लकड़ियां भी अब खत्म हो चुकी थीं। विद्या ने आंगन में इधर उधर देखा, फिर सास ससुर के पास आकर बोली, माँ जी, बाबू जी, घर में सारी लकड़ियां खत्म हो गई हैं। मैं जंगल से जाकर लकड़ियां ले आती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। कमला ने उसकी ओर चिंता भरी नजर से देखा और बोली, ठीक है बहू, मफलर पहन के जाना और जल्दी लौट आना। कुछ ही देर में विद्या सिर पर मफलर बांधकर जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में कड़कड़ाती ठंड थी, पांव सुन्न पड़ रहे थे, लेकिन घर की जिम्मेदारी उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। चलते चलते वह एक जगह रुकी। सामने एक पुराना बंद कुआं दिखा। उसने आश्चर्य से उसे देखा और खुद से बुदबुदाई, अरे ये कैसा कुआं है? न पानी है न कुछ। खैर मुझे क्या, मैं लकड़ियां लेकर घर जाती हूँ। उधर गांव में मौसम और बिगड़ता जा रहा था। तेज हवा के साथ अचानक बड़ा तूफान आ गया। आसमान में काले बादल छा गए और टिन की छतें जोर जोर से हिलने लगीं। तभी घर के अंदर खेल रहा नन्हा निशु घबरा कर चिल्लाया, दादाजी, दादी, बहुत बड़ा तूफान आ गया है, घर टूटने वाला है, जल्दी बाहर चलो। कमला, राजेश और निशु जल्दी जल्दी घर के बाहर आ गए। ठंडी हवा और तूफान की ताकत के आगे उनकी झोपड़ी टिक न सकी। देखते ही देखते तेज आवाज के साथ झोपड़ी ढह गई। धूल और लकड़ियों का ढेर जमीन पर गिर पड़ा। तीनों अवाक होकर खड़े रह गए। शाम होते होते विद्या और किशोर घर लौटे। जैसे ही उन्होंने अपने घर की जगह मलबा देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किशोर की आंखों में आंसू आ गए। उसने टूटे स्वर में कहा, हे भगवान, ये दिन भी तूने आज ही दिखाना था। एक तो सेठ ने काम से निकाल दिया और ऊपर से सिर पर छत भी नहीं रही। पूरा परिवार वहीं खड़ा रह गया। आसपास के लोग यह सब देख रहे थे, पर कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। हर कोई अपने अपने घरों में दुबका हुआ था। ठंड, डर और मजबूरी ने सबके दिल पत्थर कर दिए थे। तभी राजेश ने भारी मन से कहा, विद्या बहू, कमला, किशोर, निशु, अब अगर हम यहां और रुके तो ठंड से जिंदा नहीं बचेंगे, न ये लोग हमारी मदद करेंगे। अब जंगल के देवता ही कुछ कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। कोई और रास्ता नहीं था। परिवार ने जो थोड़ा बहुत सामान बचा था उसे समेट लिया। विद्या ने आखिरी बार अपने टूटे हुए घर की ओर देखा। उसी घर में उसने सपने देखे थे।
हंसी रोई थी, जिम्मेदारियां निभाई थीं। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू पोंछ लिए। कड़कड़ाती ठंड में पूरा परिवार एक दूसरे का सहारा बनकर जंगल की ओर बढ़ चला। पीछे छूट गया उनका टूटा फूटा घर और सामने थी अनजानी राह, डरावनी भी पर उम्मीद से भरी हुई। चारों तरफ घना अंधेरा था और कड़कड़ाती ठंड मानो हड्डियों तक चुभ रही थी। तेज ठंडी हवाएं उनके फटे कपड़ों के आर पार निकल रही थीं। किशोर लड़खड़ाते कदमों से चल रहा था तो कमला और राजेश निशु को बीच में घेरे हुए थे। थोड़ी दूर चलने के बाद सबका दम टूट गया। जंगल के अंदर एक बड़े पेड़ के नीचे सब बैठ गए। ठंड इतनी ज्यादा थी कि किसी के मुंह से बोल भी ठीक से नहीं निकल रहा था। विद्या ने आसपास देखा और अचानक रुककर बोली, अरे ये तो वही जगह है जहां मैं सुबह आई थी। सभी फिर से सिहर गए। ठंडी जमीन पर बैठते ही निशु रोने लगा। मम्मी, बहुत ठंड लग रही है। विद्या ने उसे सीने से लगाया और खुद कांपते हुए बोली, रुको निशु बेटा, हम कुछ इंतजाम करते हैं। किशोर की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। सारा दिन खेत में काम, ऊपर से ठंड और अब यह सफर। उसका शरीर जवाब दे चुका था। वह उठने की कोशिश करता पर उठ नहीं पा रहा था। विद्या ने इधर उधर नजर दौड़ाई, तभी उसकी नजर उसी बंद कुएं पर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। यही कुआं, कुछ अजीब सा है इसमें। मन में सोचते हुए वह धीरे धीरे कुएं के पास गई। सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं। विद्या ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका और फिर सावधानी से नीचे उतर गई। सबके दिल बैठ गए, लेकिन अगले ही पल विद्या की आवाज गूंजी, खुशी से भरी हुई। वह दौड़ती हुई बाहर आई और बोली, अंदर पानी नहीं है, बल्कि एक छोटा सा गर्म पानी का तालाब है, वहां गर्मी है। यह सुनते ही सबके चेहरे पर जान लौट आई। राजेश की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। सच कह रही है बहू, चलो, भगवान ने आज भी हमें छोड़ नहीं दिया। सब एक एक करके कुएं के अंदर पहुंचे। अंदर का माहौल अलग ही था। बाहर की ठंड मानो यहां हार मान चुकी थी। निशु उछलते हुए बोला, वाह मम्मी, यहाँ तो कितना गर्म है। कमला ने कांपते हाथ जोड़ दिए। हे भगवान, आज तो जान बच गई। राजेश ने विद्या की तरफ देखते हुए कहा, बहू तुम खाने की तैयारी करो, मैं और किशोर पास से सूखी लकड़ियां लाते हैं, बच्चा भूखा है। थोड़ी देर में चूल्हा जल उठा। पहली बार ठंड के बीच आग की गर्माहट महसूस हो रही थी। विद्या ने जंगल से लाई सब्जियां साफ की। निशु भी दौड़ दौड़ कर कुछ कंदमूल और पत्तियां ले आया। विद्या मुस्कुराकर बोली, अरे वाह, आज तो दावत है। कुछ ही देर में गरम गरम सब्जी और रोटियां तैयार हो गईं। जब सबने पहला कौर मुंह में डाला तो आंखें अपने आप नम हो गईं। इतनी ठंड, इतना दुख, और आज पहली बार पेट भरकर गरम खाना। किशोर धीमी आवाज में बोला, विद्या, आज अगर तुम नहीं होती तो। वह आगे बोल नहीं पाया। विद्या ने बस इतना कहा, हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है। उस रात पहली बार काले परिवार ने चैन की सांस ली। बाहर तूफान था, लेकिन कुएं के अंदर गर्मी, खाना और एक दूसरे का साथ था। वही कुआं जिसे दुनिया ने बेकार समझा था, अब उनके लिए जीवन का सहारा बन